इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिट के रिगार्डिंग एंड स्पेशली टैक्स ऑडिट। ऑडिट क्या होती है, ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वो सभी बातें हम जानेंगे। साथ में ही हम स्पेशली जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे टैक्स ऑडिट की। इनकम टैक्स लॉ के तहत कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होती है, टैक्स ऑडिट का क्या कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स लॉ के अंदर, अगर टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है और टैक्स ऑडिट नहीं की जाती है तो ऐसे में क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है, तो वो सभी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं सिंपली ऑडिट की, तो ऑडिट का बहुत ही सिंपल मीनिंग है चेकिंग, दैट मींस चेक करना। जैसे आपने जनरली देखा है, कोई भी स्टूडेंट जब कोई भी एग्जाम देता है तो उस एग्जाम को चेक किया जाता है बाय द टीचर्स। और बेसिकली यह जो चेकिंग की जाती है, यह चेकिंग इसलिए की जाती है कि स्टूडेंट के द्वारा, स्टूडेंट से ने जो भी एग्जाम के अंदर लिखा है क्या वो सही लिखा है, क्या वो करेक्ट है, क्या वो ट्रू है। तो जैसे एक स्टूडेंट जो एग्जाम लिखता है उस एग्जाम को चेक किया जाता है बाय द टीचर्स और स्कोर दिया जाता है या मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक वही कॉन्सेप्ट जो है कहलाता है ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग का बहुत ही जनरल मीनिंग है कि किसी इंफॉर्मेशन को, किसी डॉक्यूमेंट को चेक करना, रिव्यू करना, इंस्पेक्ट करना कि वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो डॉक्यूमेंट है, क्या वो सही है, क्या वो सच्चा डॉक्यूमेंट है, ट्रू डॉक्यूमेंट है। तो ऑडिट बेसिकली अगर हम देखेंगे तो अलग अलग कानून के अंदर ऑडिट को लेकर अलग अलग बातें कही गई है। तो यह जो ऑडिट वर्ड है यह सिर्फ इनकम टैक्स लॉ के अंदर ही नहीं, और बहुत सारे डिफरेंट लॉज हैं जिनके अंदर ऑडिट की बात की गई है। अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ की, तो कंपनी लॉ में भी ऑडिट के प्रोविजंस हैं। अगर मैं बात करूं जीएसटी लॉ की, जीएसटी लॉ में भी ऑडिट के प्रोविजंस हैं। उसी तरह इनकम टैक्स लॉ के अंदर भी ऑडिट के प्रोविजंस रखे गए हैं। तो कुछ डिफरेंट ऑडिट्स की हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऑडिट्स होती हैं, उन ऑडिट्स के पर्पस क्या होते हैं, क्यों वह ऑडिट्स की जाती हैं। तो जनरल सेंस का मतलब यह है कि ऑडिटिंग का मतलब है कि किसी इंफॉर्मेशन को, किसी डॉक्यूमेंट को चेक करना, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, उसकी करेक्टनेस चेक करना, उसकी वर्दीनेस चेक करना। अब बात की जाती है कि यह जो ऑडिट है, यह जो चेकिंग है, वह किसके द्वारा की जाती है और किसकी चेकिंग की जाती है। तो इसी के रिगार्डिंग डिफरेंट लॉज के अंदर डिफरेंट प्रोविजंस रखे गए हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर डिफरेंट लॉज। अलग अलग कानूनों में अलग अलग तरह की ऑडिट्स की बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी लॉ रिक्वायर्स ए कंपनी ऑडिट। तो जितनी भी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, इन सभी को कंपनी लॉ के तहत कंपनी ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग लॉ रिक्वायर्स ए कॉस्ट ऑडिट। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो लॉ है, कानून है, उनमें कॉस्ट ऑडिट की बात की जाती है। सिमिलरली income tax law requires the taxpayers to get the audit of the accounts of his business or profession from the view of point of income tax law।
तो इनकम टैक्स लॉ में कहा गया कि जो व्यक्ति बिजनेस रन करता है या प्रोफेशन रन करता है, तो वो क्या मेंटेन करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसे क्या करने होंगे? ऑडिट कराने होंगे। ऑडिट कराने होंगे दैट मीन्स उनको चेक कराना होगा। क्या चेक कराना होगा? कि जो बिजनेस या प्रोफेशन वो रन करते हैं, उससे जो इनकम या जो प्रॉफिट वो अर्न करते हैं, क्या वो इनकम, क्या वो प्रॉफिट सही सही कंप्यूट किया गया है या नहीं। जैसा कि आप सबको पता है कि इनकम टैक्स लॉ के तहत जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी एसएससी हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, उन सभी को अपनी इनकम सेल्फ बेसिस पर कंप्यूट करनी होती है। दैट मीन्स वो खुद ही अपनी इनकम कंप्यूट करेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएंगे कि हमारी इतनी इनकम है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और उस इनकम पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो आप क्या करते हैं? पे करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। तो अब बात आती है कि क्या आपने जो अपनी इनकम कंप्यूट की, क्या वो सही इनकम कंप्यूट की? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मेलाफाइड इंटेंशन दैट मींस चीटिंग की और अपनी इनकम को कम डिक्लेयर किया और कम टैक्स पे किया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोचा कि जो व्यक्ति बिजनेस या प्रोफेशन रन करते हैं और वो जो इनकम अर्न करते हैं, वो जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्या वो इनकम, क्या वो प्रॉफिट सही सही डिक्लेयर किया गया है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कराएंगे? ऑडिट कराएंगे। दैट मीन्स चेक कराएंगे कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, क्या वो सही सही बनाए गए हैं या नहीं। क्या उनके अंदर कोई फ्रॉड किया गया है? क्या कोई चीटिंग की गई है? तो यह जो ऑडिट की जाएगी, यह जो चेकिंग की जाएगी, यह किसके द्वारा की जाएगी? बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीए के द्वारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए राम श्याम कोई भी व्यक्ति है जो अपना बिजनेस रन करता है और उस बिजनेस में वो क्या करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। तो उसे क्या करना होगा? इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक कराना होगा, जिसे बोला जाएगा ऑडिट कराना होगा। तो अब बात आई, क्या सभी व्यक्तियों को, जो भी व्यक्ति बिजनेस या प्रोफेशन रन करता है, क्या उन सभी व्यक्तियों को ऑडिट करानी होगी? क्या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक कराने होंगे? द आंसर इज नो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक लिमिट बताई गई। जो व्यक्ति इस लिमिट के अंदर होंगे उन्हें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होगी, और जो व्यक्ति, जो एसएससी इस लिमिट को क्रॉस कर देंगे, उन व्यक्तियों को ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होगी। वो लिमिट क्या है वो बताई गई है सेक्शन 44A(b) के तहत, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो सीए है, वो क्या करेगा? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करेगा, रिव्यू करेगा, चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, और क्या आपने इनकम टैक्स प्रोविजंस का सही सही कंप्लायंस किया है या नहीं, उसके रिगार्डिंग एक ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। कौन प्रिपेयर करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और यह जो ऑडिट रिपोर्ट होगी, यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फर्निश की जाएगी, और इस ऑडिट रिपोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा यह मेंशन किया जाएगा
जो मिस्टर राम है, जो बिजनेस रन कर रहे हैं या जो प्रोफेशन रन कर रहे हैं, उन्होंने इनकम टैक्स प्रोविजंस का कंप्लायंस किया है या नहीं किया है। तो बेसिकली ऑडिट अंडर इनकम टैक्स लॉ मींस कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेसमैन के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम टैक्स प्रोविजंस का कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही है, यह बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा चेक किया जाएगा और एक रिपोर्ट बेसिकली प्रिपेयर की जाएगी बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, और यह रिपोर्ट क्या की जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फर्निश की जाएगी ऑनलाइन मोड के अंदर। वो भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे वो रिपोर्ट प्रिपेयर होगी, कैसे उसको इनकम टैक्स पोर्टल पर जो है फाइल किया जाएगा, वो सभी डिटेल में हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को अलग से वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बहुत सिंपली अगर मैं बात करूं, सेक्शन 44AB इनकम टैक्स के अंदर टैक्स ऑडिट प्रोविजंस की बात करता है। It gives the provisions relating to the class of taxpayers who are required to get their accounts audited from a chartered accountant. तो मैंने आपको बताया सभी बिजनेसमैन या सभी प्रोफेशनल्स को ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है। उस लिमिट को जो भी बिजनेसमैन, जो भी प्रोफेशनल क्रॉस करेगा, उन्हीं को जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों कराई जाती है? The audit under section 44AB aims to ascertain the compliance of various provision of the income tax law. तो इनकम टैक्स में जो प्रोविजंस हैं, जो कानून है इनकम टैक्स का, उसका सही तरीके से कंप्लायंस किया गया है या नहीं, ये चेक किया जाएगा बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। The audit conducted by the chartered accountant of the accounts of the taxpayer in pursuance of the requirement of section 44AB is called tax audit. तो जो सेक्शन 44AB के तहत जो ऑडिट की जाती है बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो कहलाती है आपकी टैक्स ऑडिट। और सेक्शन 44AB कौन से कानून की बात कर रहा है? यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो सेक्शन 44AB है, वो बेसिकली टैक्स ऑडिट की बात करता है। और यह जो टैक्स ऑडिट है, यह बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो आपकी प्रिपेयर की जाएगी, अपलोड की जाएगी बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अलावा कुछ अलग अलग लॉ हैं जो मैंने आपको बताया। कंपनी लॉ है, तो कंपनी लॉ के अंदर भी ऑडिट की बात की गई है, उसको कहा जाता है कंपनी ऑडिट। कॉस्ट अकाउंटिंग लॉज के तहत जो ऑडिट है उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑडिट। तो यहाँ पर सेक्शन 44AB में जो ऑडिट की जाएगी उसको बेसिकली कहा जाएगा टैक्स ऑडिट। अब टैक्स ऑडिट के अंदर मैंने आपको बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होगा, वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो है चेक करते हुए वो अपनी कुछ फाइंडिंग्स, कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेगा। तो फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो टैक्स पेयर के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा नहीं किए गए हैं। तो वो जो कंप्लायंसेस हैं जो टैक्स पेयर के द्वारा नहीं किए गए हैं, वो रिपोर्ट किए जाएंगे टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सो दैट कि उन ऑडिट रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट जो है एक्शन जो भी लेना है वो ले सकते। तो जनरली मैंने अब आपको बता दिया है कि जो टैक्स ऑडिट का जो प्रोविजन है वो क्यों रखा गया। उसके पीछे बेसिकली जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी बिजनेसेस या सभी प्रोफेशनल्स की जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं कर सकता। तो ऐसे में उसने एक तरीका निकाला कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑथोराइज कर देते हैं कि वो क्या करेंगे, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे उनको चेक करेंगे और चेक करने के बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे और वो रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फर्निश करेंगे। और उस ऑडिट रिपोर्ट में जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, जो फाइंडिंग्स होंगी, उनके बेसिस पर डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस टैक्स पेयर के अगेंस्ट एक्शन लेगा।
हालांकि सभी बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। मैंने आपको बताया, एक लिमिट बताई गई, उस लिमिट को जो भी बिजनेस, जो भी प्रोफेशनल क्रॉस करेगा, उन्हीं को ही टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं बाय दी बिजनेसमैन, बाय दी प्रोफेशनल्स, ये क्या किए जाएंगे, थ्रू आउट जो है उसको चेक किया जाएगा। उनमें से कुछ फाइंडिंग्स, कुछ ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजंस, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑब्जर्व करेगा, उनको जो है एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेगा। अब यह जो ऑडिट रिपोर्ट है, बेसिकली इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 3 तरह के फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, 3CA, 3CB एंड 3CD। ये 3 तरह के फॉर्म्स आपको जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के तहत देखने को मिलेंगे। इन तीनों ही फॉर्म्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली आप इन फॉर्म्स को कैसे फिल करेंगे, कैसे जो है अपलोड करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर, वो डिटेल में हम प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यह जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, यह फर्निश की जानी है बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। यह टैक्स पेयर के द्वारा फर्निश नहीं की जाएगी, यह फर्निश की जाएगी बाय ए प्रोफेशनल, बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड करेगा, और इस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को जो बिजनेसमैन होगा, जो टैक्स पेयर होगा, वो क्या करेगा, अप्रूव करेगा। और जब यह टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अप्रूव हो जाएगी, दैट मींस जब टैक्स पेयर इसको अप्रूव कर देगा, तब यह मानी जाएगी कि आपने जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दी है। तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे कैसे जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को इनकम टैक्स पोर्टल पर फर्निश करेगा, कैसे एक जो टैक्स पेयर है उस ऑडिट रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगा, अप्रूव करेगा। तो वो सब हम प्रैक्टिकल सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ऑडिट के रिगार्डिंग हमने काफी सारी बातें की, तो जनरली मैं आपको कुछ ऑडिट्स यहां पर बता देता हूं जो आपको सुनने को मिल सकती हैं। तो टैक्स ऑडिट, जिसको अभी अभी हमने डिस्कस किया, इनकम टैक्स लॉ के तहत जब एक बिजनेसमैन या प्रोफेशनल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराता है अंडर सेक्शन 44AB, वो कहलाती है टैक्स ऑडिट। उसके अलावा अभी हमने बात की स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट मींस ऑडिट अंडर एनी लॉ। किसी कानून के तहत जब आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या कहलाती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। फॉर एग्जांपल, कंपनी लॉ के तहत सभी कंपनीज को, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड है, चाहे वो लिस्टेड कंपनी है, चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी है, उनको क्या कराने की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट मींस वहां पर भी जो ऑडिटर होगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, उस कंपनी की जो ऑडिट करेगा, तो बेसिकली उसका पर्पस क्या होगा कि उस लॉ के तहत जो प्रोविजंस हैं, क्या उनका कंप्लायंस किया गया है या नहीं। जैसे हमने देखा टैक्स ऑडिट के अंदर ऑडिटर का काम क्या होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होगा कि जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं, क्या उनका कंप्लायंस किया गया है या नहीं किया गया है। तो सेम वे में जब हम बात करते हैं कंपनी ऑडिट की, तो कंपनी ऑडिट के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि जो कंपनी लॉ के जो प्रोविजंस हैं, क्या उनका कंप्लायंस किया गया है या नहीं। इसी तरह स्टैट्यूटरी लॉ में और बहुत सारे ऑडिट्स आ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है बैंक्स के लिए जो है बैंकिंग रेगुलेशंस है, बैंकिंग लॉज है, तो वहां पर बैंकों को बैंक ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो बैंकिंग के रिगार्डिंग जो लॉज है, क्या उनका कंप्लायंस किया जा रहा है या नहीं, ये उस ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो जितनी भी ऑडिट्स हैं उनका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। तो अगर हम बात करें टैक्स ऑडिट की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो यहां पर
टैक्स ऑडिट के जो मेन ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। तो क्या एसएससी के द्वारा, टैक्स पेयर के द्वारा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं, तो ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया जाएगा। रिफ्लेक्ट ट्रू इनकम ऑफ टैक्स पेयर, क्या टैक्स पेयर ने अपनी जो इनकम कंप्यूट की है, क्या वो सही कंप्यूट की है। फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉज, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वो सभी बिजनेस या प्रोफेशनल्स के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स ऑडिट का प्रोविजन रखा, जहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यह चेक करेगा कि बिजनेसमैन या प्रोफेशनल ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सही से मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं, अपनी सही इनकम डिक्लेयर की है या नहीं की है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो काम है वो कम हो जाएगा, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा रिपोर्ट्स फर्निश की जाएगी उनके बेसिस पर टैक्स पेयर के अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉज, जो बेसिकली अथॉरिटीज चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस हो, तो इसलिए बेसिकली यहाँ पर टैक्स पेयर्स को एक डर रहेगा कि अगर उसने कुछ गलत किया तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो उस गलत ट्रांजैक्शंस को, उन गलत चीजों को जो है ऑब्जर्व करेगा, फाइंड आउट कर लेगा, तो उसको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर देगा, और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर दिया तो टैक्स डिपार्टमेंट जो होगा उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। तो कहीं ना कहीं ये सभी प्रैक्टिसेस ना हो, टैक्स पेयर अपनी सही इनकम डिक्लेयर करे, इसके लिए टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस रखे गए हैं। असिस्ट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू असेस द करेक्ट इनकम, तो जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यह चेक करेगा कि सही इनकम डिक्लेयर की गई है या नहीं, तो ऐसे में वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी हेल्प करेगा यह जानने में कि उस टैक्स पेयर की सही इनकम क्या है। इसके अलावा कुछ इनकम टैक्स के तहत प्रोविजंस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि सेक्शन 145 के तहत प्रिस्क्राइब्ड है। तो क्या उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो है कंप्लायंस किया गया है या नहीं किया गया है, ये भी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया जाएगा। तो सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस ने जो है 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है अभी तक नोटिफाई किए गए हैं, जो कि सेक्शन 145 के तहत नोटिफाई किए गए हैं, जिसमें है AS1 रिलेटेड टू डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, और AS relating to disclosure of prior period and extraordinary items and changes in accounting policies। तो बेसिकली ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, क्या इनका सही से कंप्लायंस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सभी बातें जो है आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन की जाएंगी। तो ये बेसिकली पर्पज है टैक्स ऑडिट का, ऑब्जेक्टिव है टैक्स ऑडिट के। इसके अलावा अगर हम कुछ और ऑडिट्स की बात करें तो इसमें एक ऑडिट आती है स्पेशल ऑडिट। तो जैसा कि आप सबको पता है, जीएसटी लॉ के तहत, जीएसटी लॉ के तहत जीएसटी डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो टैक्स पेयर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करा सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, स्पेशल ऑडिट। जब डिपार्टमेंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए ऑर्डर करता है, तो ऐसे में आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होते हैं, और जो प्रोसीजर जो उस लॉ के तहत नोटिफाई किया गया है, चाहे वो जीएसटी लॉ की बात है या एनी अदर लॉ की बात है, उस लॉ के तहत वो स्पेशल ऑडिट कंडक्ट की जाती है। अर्लियर सर्विस टैक्स लॉज में भी स्पेशल ऑडिट के जो है कॉन्सेप्ट थे, जीएसटी लॉ के अंदर भी स्पेशल ऑडिट के कॉन्सेप्ट हैं। तो ऐसे में डिपार्टमेंट भी चाहे कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो ऐसे में वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करा सकता है। इसके अलावा फोरेंसिक ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट की अगर हम बात करें, बेसिकली क्या होता है, बहुत बार गवर्नमेंट या एनी अदर एंटिटी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फोरेंसिक ऑडिट जो है करने के लिए कहते हैं। दैट मीन्स जहां पर डिपार्टमेंट को लगता है
कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की गई है, कुछ फ्रॉड किया गया है, हो सकता है पब्लिक के साथ कोई फ्रॉड किया गया है, हो सकता है डिपार्टमेंट के साथ कोई फ्रॉड किया गया है, तो ऐसे में वो फोरेंसिक ऑडिट के ऑर्डर कर सकती है। तो फोरेंसिक ऑडिट भी एक तरह की चेकिंग ही है, एग्जामिनेशन ही है, जो कि बहुत ज्यादा डिटेल्ड और टेक्निकल वे में किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। तो जहां पर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की जाती है, पब्लिक एट लार्ज के साथ फ्रॉड किया जाता है, या फिर डिपार्टमेंट्स के साथ कोई फ्रॉड किया जाता है, और कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तो वहां पर फोरेंसिक ऑडिट कंडक्ट की जाती है। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट, तो बहुत बार जब बड़ा बिजनेस होता है, तो बड़े बिजनेस के अंदर बहुत सारी डिविजन्स होती हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। तो ऐसे में अपने ही बिजनेस की ऑडिट खुद ही कराना, दैट मींस इंटरनल कंट्रोल एस्टैब्लिश करना कि सभी जो ट्रांजैक्शंस हैं, सभी जो प्रोसेसेस हैं, सभी जो डिविजन्स हैं, वो सही से अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हैं, कंप्लायंसेस कर रही हैं, तो उसके लिए इंटरनल ऑडिट भी की जाती है। कंपनी लॉ के तहत जो बड़ी कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज हैं, या एक लिमिट से ज्यादा जिनकी टर्नओवर है, उनको इंटरनल ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। इसी तरह एक्सटर्नल ऑडिट, जब आपको लगता है कि आपको अपने बिजनेस को कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज से आप उनको चेक कराना चाहते हैं कि बिजनेस के अंदर कहीं कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व तो नहीं है, या फिर और किसी अन्य वजह से आप जो है ऑडिट कराते हैं एक्सटर्नल एजेंसीज से, तो ऐसे में वह एक्सटर्नल ऑडिट कहलाती है। और मैंने आपको बताया सभी ऑडिट्स के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हम जीएसटी ऑडिट की बात करें, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या जीएसटी लॉ के जो प्रोविजंस है उनका कंप्लायंस किया गया या नहीं। अगर हम टैक्स ऑडिट की बात करें, तो क्या इनकम टैक्स लॉ के जो प्रोविजंस है उनका कंप्लायंस किया गया या नहीं। अगर हम कंपनी ऑडिट की बात करें, तो क्या कंपनी लॉ के जो प्रोविजंस हैं उनका कंप्लायंसेस किया गया या नहीं। अगर हम बैंक ऑडिट की बात करें, तो जो बैंकिंग रेगुलेशंस हैं, जो बैंकिंग लॉज के तहत जो कंप्लायंसेस है, क्या उनको कंप्लाई किया गया या नहीं। तो बेसिकली जो ऑडिट है, हमें उस ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को समझना होता है और अकॉर्डिंगली ऑडिट कंडक्ट करनी होती है। और यह जनरली मैंने आपको बताया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा एक ऑडिट कंडक्ट की जाती है, लेकिन इसके रिगार्डिंग भी डिफरेंट डिफरेंट लॉज में डिफरेंट डिफरेंट पर्संस को ऑथोराइज किया गया है, जो उन लॉ के तहत ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें टैक्स ऑडिट की, तो टैक्स ऑडिट के अंदर सही इनकम डिक्लेयर की या नहीं की, इनकम टैक्स के प्रोविजंस का कंप्लायंस किया या नहीं किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन किया या नहीं किया, ये सभी बातें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ऑब्जर्व की जाती हैं, और वो ऑब्जर्वेशंस अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन की जाती है। अब बात आई कि सेक्शन 44 ए बी जो टैक्स ऑडिट की बात करता है, वो किन किन व्यक्तियों के लिए टैक्स ऑडिट की बात करता है। दैट मींस कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको सेक्शन 44 ए बी के तहत टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में सेक्शन 44 ए बी मैंने आपको बताया दो केसेस को कवर करता है, नंबर 1 बिजनेस, नंबर 2 प्रोफेशन। तो पहले हम बात करते हैं बिजनेस। इन केस ऑफ बिजनेस हमें कब टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए मैं यहां पर कुछ 3 या 4 कैटेगरीज बना लेता हूं, जिससे आपको सही सही समझ में आ सके कि किन किन व्यक्तियों को टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। दैट मींस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो है चेक कराने होंगे, एग्जामिन कराने होंगे, इंस्पेक्ट कराने होंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिनकी टर्नओवर जिन भी बिजनेसेस की टर्नओवर या ग्रोस रिसीट 10 करोड़ रुपीस से ज्यादा होगी, उनके लिए कंपल्सरी
ऑडिट रिक्वायर्ड है अंडर सेक्शन 44AB। तो टर्नओवर मींस जनरली जो हम सेल्स वर्ड यूज करते हैं, जो भी सप्लाई की जाती है, और इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर ग्रोस रिसीट्स वर्ड जनरली यूज किया जाता है। तो जिन भी बिजनेसेस के केस में टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, ग्रोस रिसीट्स 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराना कंपलसरी है अंडर सेक्शन 44AB। उसके अलावा बात आती है उन बिजनेसेस की जिनके टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 10 करोड़ रुपए तक है। उनके केसेस में वो बिजनेसेस जिनकी टर्नओवर, जिनकी ग्रोस रिसीट्स 10 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए कंपलसरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। उन्हें ईच एंड एवरी केस में टैक्स ऑडिट कंडक्ट करानी ही होगी। उसके बाद बात आती है उन बिजनेसेस की जिनकी टर्नओवर ग्रोस रिसीट्स 2 करोड़ रुपीज से ज्यादा है और अप टू 10 करोड़ रुपीज है। तो उन केसेस में बेसिकली आपको दो बातें चेक करनी होगी। चेक नंबर 1 एंड चेक नंबर 2। अगर जो टोटल पेमेंट्स हैं उस बिजनेस के अंदर, जो भी पेमेंट्स की गई हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग पेमेंट्स है, चाहे वो क्रेडिटर्स को की गई पेमेंट है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग की गई पेमेंट है, अगर वो जो टोटल पेमेंट है वो पेमेंट कैश पेमेंट अप टू 5% ऑफ द टर्नओवर और ग्रोस रिसीट्स। इसी तरह आपको सेकंड चेक जो है, टोटल रिसीट। कौन सी टोटल रिसीट? कैश रिसीट। चाहे वो आपने जो सेल्स की है उसके रिगार्डिंग रिसिप्ट की बात की गई है, चाहे आपने कोई लोन लिया है उसके रिगार्डिंग रिसिप्ट की बात की गई है, वो है अप टू 5% ऑफ द टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट। अगर आपकी टोटल कैश पेमेंट और टोटल कैश रिसीट दोनों ही 5% तक है ऑफ द टर्नओवर, तो इन दैट सिचुएशन आपको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज आपके लिए टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है। एक एग्जांपल के जरिए अगर हम समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर एक्स और इनकी जो टर्नओवर है बिजनेस की, जो ग्रोस रिसीट्स है, लेट्स से वो है 8 करोड़ रुपीस। ऐसे में हमने चेक किया कि जो कैश पेमेंट है वो है 35 लाख रुपीस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पूरे साल में इन्होंने 35 लाख रुपीस की ही कैश पेमेंट की है, चाहे वो एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग है, चाहे वो सन्डी क्रेडिटर्स की पेमेंट की गई है। सिमिलरली जो कैश रिसीट्स है, लेट्स से वो है 38 लाख रुपीस। तो दोनों ही केसेस में आप देखेंगे 5% की जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं हुई है। 8 करोड़ रुपीस का 5% होता है 40 लाख रुपीस। और आप देखेंगे जो कैश पेमेंट है वो 40 लाख रुपीस से कम है, जो कैश रिसीट्स हैं वो 40 लाख रुपीस से कम है। तो ऐसे में यहां पर कोई टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल में आप मान लीजिए जो कैश पेमेंट है वो कैश पेमेंट है
55 लाख रुपीस। तो ऐसे में आप देखेंगे हमारी एक कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी होगा, रिक्वायर्ड होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि कैश पेमेंट और कैश रिसीट दोनों ही 5% से कम होनी चाहिए। अगर कोई भी एक, चाहे वो कैश पेमेंट है चाहे वो कैश रिसीट है, अगर उसने 5% की लिमिट को क्रॉस कर दिया, तो ऐसे में उस बिजनेस के लिए, उस टैक्स पेयर के लिए टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप किसी बिजनेस के रिगार्डिंग, किसी टैक्स पेयर के रिगार्डिंग यह देखना चाहते हैं कि उसको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो पहले आप चेक करें क्या उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। अगर उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो उसको कंपलसरी टैक्स ऑडिट करानी ही होगी। दूसरी बात आई, अगर उसकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम है, 10 करोड़ रुपए तक है और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में अब आपको दो बातें चेक करनी होंगी। नंबर 1 इज कैश रिसीट, नंबर 2 इज कैश पेमेंट। अगर दोनों ही 5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द ग्रोस रिसीट को एक्सीड नहीं करती है, तो ऐसे में ऑडिट नहीं कराने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर कैश पेमेंट या फिर कैश रिसीट, कोई भी एक या दोनों टर्नओवर ग्रोस रिसीट का 5% एक्सीड कर जाती है, तो ऐसे में आपको टैक्स ऑडिट करानी होगी। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है, थर्ड कैटेगरी आती है उन लोगों की जिनकी टर्नओवर, या जिनकी ग्रोस रिसीट एक करोड़ रुपए से ज्यादा है और अप टू 2 करोड़ रुपीस है। तो ऐसे में यहां पर आपको सबसे पहले तो वही दो कंडीशन चेक करनी है, चेक 1 और चेक 2। कौन सी कंडीशन, कैश पेमेंट और कैश रिसीट। जो हमने अभी चेक की थी 5% ऑफ द टर्नओवर और ग्रोस रिसीट। अगर ये दोनों ही कंडीशंस आप पूरी कर देते हैं तो ऐसे में आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कोई भी एक कंडीशन पूरी करते हैं या एक भी कंडीशन पूरी नहीं करते हैं, तो फिर हमें एक और कंडीशन चेक करनी होगी। यहां पर हमारा चेक नंबर 3 है कि क्या आपने सेक्शन 44A(D) जो बात करता है प्रीजम्पटिव टैक्सेशन की, कि कहीं आपने सेक्शन 44A(D) को तो ओप नहीं कर लिया है। आपको पता है सेक्शन 44A(D) बात करता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की, जहां पर कहा गया है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है और आप अपनी टर्नओवर का 8% या फिर 6% से ज्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं और आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप सेक्शन 44A(D) के तहत अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं और आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 8% का प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना होता है जहां पर आपकी जो टर्नओवर है, जो ग्रोस रिसीट्स है, वो इन द फॉर्म ऑफ कैश आपने रिसीव की है। और 6% ऑफ द टर्नओवर और ग्रोस रिसीट का जो 6% प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना होता है, जहां पर आपने सेल प्रोसीड्स अगर बैंकिंग चैनल के जरिए या फिर डिजिटल पेमेंट के जरिए रिसीव की है, तो ऐसे में आप 6% प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सेक्शन 44A(D) को हम ऑलरेडी अपने बिजनेस प्रोफेशन हेड में
इनकम टैक्स मॉड्यूल के अंदर बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो अगर आप सेक्शन 44 एडी को ऑप्ट करते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं और आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ रुपए तक है, तो आप जो है टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल नहीं। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रिजम्पटिव स्कीम, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम है, वो एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इसलिए थर्ड कैटेगरी में यहां पर एक और कंडीशन आ जाती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की। तो अगर मान लीजिए आपका चेक 1 और चेक 2 जो कैश रिसीट और जो कैश पेमेंट की बात करता है, वो कंडीशन अगर आपकी पूरी नहीं होती है, तो आप थर्ड कंडीशन चेक करेंगे कि जो टैक्स पेयर है कहीं उसने सेक्शन 44 एडी तो ऑप्ट नहीं किया है। अगर उसने 44 एडी ऑप्ट कर लिया है तो ऐसे में ऑडिट की बात नहीं होगी। अगर उसने 44 एडी को ऑप्ट नहीं किया है, अदरवाइज कंपल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ऑडिट कराने होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक है, तो आपको 3 कंडीशन चेक करनी है। 2 कंडीशन तो है कैश रिसीट और कैश पेमेंट वाली, और तीसरी कंडीशन है सेक्शन 44 एडी वाली। तो ये आपकी जो है बेसिकली 3 कैटेगरीज यहां पर बन जाती है। इसके अलावा हमारी एक और कैटेगरी यहां पर आती है, और वो कैटेगरी है हमारी फोर्थ कैटेगरी। तो फोर्थ कैटेगरी की अगर हम बात करें, फोर्थ कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो जहां पर टर्नओवर और ग्रोस रिसीट्स क्या है, लेस देन 1 करोड़ रुपीस। तो जब टर्नओवर और ग्रोस रिसीट आपकी 1 करोड़ रुपए से कम है, तो उस सिचुएशन में ऑडिट प्रोविजंस क्या कहते हैं। तो देखिए जनरली यहां पर 2 तरह की ओपिनियन है, 2 अलग अलग तरह के मत हैं, 2 अलग अलग तरह की राय है। सेक्शन 44 ए बी जो बात करता है, वो बात करता है टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट जब है, जब टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो अभी जितने भी हमने केसेस डिस्कस किए, कैटेगरी 1 में टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, कैटेगरी 2 में टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा थी और 10 करोड़ रुपए तक थी, तीसरी कैटेगरी में टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी और 2 करोड़ रुपए तक थी। तो इन तीनों ही कैटेगरीज में आप देखेंगे टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ कैटेगरी की, जहां पर टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है। तो जहां पर टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है, जनरली वहां पर टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन एक सेक्शन 44 एडी जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करता है, सेक्शन 44 एडी जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करता है, उस सेक्शन में कहा गया कि अगर कोई भी टैक्स पेयर 8% और 6% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करेगा, तो ऐसे में उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कराने होंगे, ऑडिट कराने होंगे। और कब ऑडिट कराने होंगे, जब उसकी इनकम जो है, टोटल इनकम जो है, वो 2,50,000 रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए की जो लिमिट है उसको एक्सीड करती है। तो यहां पर जिसको बोला जाता है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो इस जो एग्जम्पशन लिमिट दी जाती है 2,50,000 रुपए की, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 3 लाख रुपीज की, इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन 5 लाख रुपीज की, अगर इनकम इस लिमिट को क्रॉस करती है और जो प्रॉफिट है वो टर्नओवर का 8% या 6% उससे कम है, तो आपको सेक्शन 44 ए बी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट
कराने होंगे। तो जनरली मैंने आपको बताया जहां पर 1 करोड़ रुपए से कम की टर्नओवर होगी वहां पर ऑडिट नहीं होती है। लेकिन अगर आप जो प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं वो आपकी टर्नओवर या ग्रोस रिसीट का 8% या 6% से कम है। 8% मैंने आपको बताया जहां सेल प्रोसीड्स इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसीव की जाती है, और 6% मैंने आपको बताया जहां पर जो सेल प्रोसीड्स है आपने बैंकिंग चैनल के जरिए या फिर डिजिटल पेमेंट्स के जरिए रिसीव की है, तो वहां पर आप जो प्रॉफिट है 6% या उससे ज्यादा डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर आपने इस लिमिट से कम प्रॉफिट डिक्लेयर किया तो आपको क्या करना होगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने। अब यहां पर एक सवाल आता है कि सर सेक्शन 44 एडी तो बात करता है वहां पर जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं होते, तो ऐसे में कोई व्यक्ति ऑडिट कैसे कराएगा? तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप कहते हैं कि मेरा जो प्रॉफिट है वो टर्नओवर या ग्रोस रिसीट्स का 8% या 6% से कम है, तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स तो होगा जिनके बेसिस पर आप यह कह पा रहे हैं कि आपका प्रॉफिट तो 8% या 6% से भी कम होता है। तो जिन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपने यह डिटरमाइन किया, यह पता लगाया कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट तो 8% या 6% से कम है, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आप क्या करेंगे, ऑडिट कराएंगे, चेक कराएंगे। तो सेक्शन 44 एडी को जब आप रीड करेंगे तो वहां पर कहा गया है कि जब कोई भी व्यक्ति 8% या 6% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहता है, तो ऐसे में जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास अवेलेबल है जिनके बेसिस पर वो व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि उसका प्रॉफिट 8% या 6% से कम है, उन डॉक्यूमेंट्स को वो क्या मानेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मानेगा, और उनको जो है ऑडिट कराएगा अंडर सेक्शन 44 ए। तो ये बेसिकली एक बिजनेस के रिगार्डिंग लिमिट्स दी गई हैं कि कब ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है और कब ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आप उस टैक्स पेयर की, उस व्यक्ति की टर्नओवर चेक कीजिए। अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने ही होंगे। अगर टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और 2 करोड़ रुपए तक है, दैट मीन्स टर्नओवर 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए के बीच में है, तो आप चेक कीजिए कि उस टैक्स पेयर का जो कैश पेमेंट है वो टोटल टर्नओवर के 5% या टोटल ग्रोस रिसीट्स के 5% से ज्यादा तो नहीं है। अगर 5% से ज्यादा नहीं है तो आप चेक कीजिए कि जो कैश रिसीट्स है वो टोटल टर्नओवर की 5% या ग्रोस रिसीट्स की 5% से ज्यादा नहीं है। अगर दोनों ही कंडीशन पूरी हो जाती है तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है अंडर 44 सेक्शन 44 ए बी के तहत। अब तीसरी कैटेगरी की बात आती है उन लोगों की जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और 1 करोड़ रुपए तक है, दैट मींस टर्नओवर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए के बीच है। तो ऐसे में अगेन आप चेक करेंगे कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट। अगर दोनों ही 5% से कम है, 5% से ज्यादा नहीं है, तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 5% से ज्यादा है तो ऐसे में ऑडिट करानी होगी। लेकिन उससे पहले आप यह कंफर्म कर ले कि जो टैक्स पेयर है कहीं वो सेक्शन 44 एडी के तहत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को तो ऑप्ट नहीं कर रहा है। अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर रहा है तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 44 एडी के तहत जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है उसके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो 8% या 6% से ज्यादा डिक्लेयर करना होता है। अप टू 8% या 6% तक आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं, और ऐसे में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ऑडिट नहीं करानी होगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति सेक्शन 44 एडी को भी ऑप्ट नहीं कर रहा है तो ऐसे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और ऑडिट करानी होगी। और लास्ट कैटेगरी आती है जहां पर टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से भी कम है।
तो जनरली उन केसेस में ऑडिट नहीं होती है, लेकिन सेक्शन 44 एडी के तहत एक चेक हमें देखना होता है कि जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया गया है क्या वो 8% या 6% से ज्यादा है। अगर 8% या 6% से ज्यादा है तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट 8% या 6% से कम है तो ऐसे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और ऑडिट करानी होगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिगार्डिंग मैंने बताया, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है जिनके बेसिस पर आप क्लेम कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो 8% या 6% से कम है, उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही जो है आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और उसको ऑडिट कराएंगे। तो ये बातें थी एक बिजनेस के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं एक प्रोफेशन के रिगार्डिंग, ऑडिट कराने की जरूरत कब है। अगर मैं बात करूं प्रोफेशन, तो प्रोफेशन के रिगार्डिंग जो है दो ही लिमिट बेसिकली बताई गई है। कैटेगरी 1, यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रोफेशन की। अभी तक हमने जितनी भी बातें की वो बातें हमने की बिजनेस के रिगार्डिंग। तो प्रोफेशन के रिगार्डिंग जो हमारी कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 है जहां पर ग्रोस रिसीट्स जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है। तो प्रोफेशन के अंदर जनरली आप देखेंगे टर्नओवर वर्ड यूज नहीं किया जाता, क्योंकि टर्नओवर वर्ड जो है बेसिकली जो सेल्स जो वर्ड है उसके सिनोनिम्स यूज किया जाता है। दैट मीन्स जहां पर आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करने के बाद सेल करते हैं या फिर गुड्स परचेज करने के बाद उसको सेल करते हैं, वहां पर जनरली टर्नओवर या सेल्स वर्ड यूज किया जाता है। इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर या इन केस ऑफ प्रोफेशंस ग्रोस रिसीट्स वर्ड यूज किया जाता है। तो जहां पर प्रोफेशनल है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, तो वहां पर जो ग्रोस रिसीट्स होगी उसको हम चेक करेंगे। अगर ग्रोस रिसीट्स 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो ऐसे में कंपल्सरी ऑडिट रिक्वायर्ड है। तो दैट मींस जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे बाय द प्रोफेशनल, वो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराने होंगे, चेक कराने होंगे। कैटेगरी 2 की अगर मैं बात करूं, कैटेगरी 2 में वो लोग आते हैं जहां पर ग्रोस रिसीट जो है 50 लाख रुपीज से कम है। जहां पर ग्रोस रिसीट 50 लाख रुपीज से कम है, अब वहां पर आपको एक बात चेक करनी होगी कि सेक्शन 44 ADA जो अगेन बात करता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की, अगर जो प्रॉफिट है वो 50% ऑफ ग्रोस रिसीट से कम है तो ऐसे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करने होंगे, ऑडिट कराने होंगे। अगर जो प्रॉफिट है वो 50% ऑफ ग्रोस रिसीट से ज्यादा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो इसका मतलब यह है कि एक प्रोफेशनल के केस में आपको सीधा सीधा यह चेक करना है, अगर उसकी ग्रोस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो उसे ऑडिट करानी ही होगी, और अगर उसकी ग्रोस रिसीट 50 लाख से कम है तो ऐसे में आपको चेक करना है कि अगर उसका प्रॉफिट 50% ऑफ द ग्रोस रिसीट से ज्यादा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उसका प्रॉफिट 50% ऑफ द ग्रोस रिसीट्स से कम है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर वाई है, एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, इनकी ग्रोस रिसीट्स हैं लेट से 20 लाख रुपीस। तो अगर ये जो अपनी बिजनेस इनकम या प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं लेट से 11 लाख रुपीस, तो ऐसे में उन्हें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए ये अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं 9 लाख रुपीस, तो ऐसे में इन्हें ऑडिट करानी होगी सेक्शन 44 AB के तहत। तो दैट मींस जो प्रॉफिट होनी चाहिए, जो बिजनेस इनकम होनी चाहिए, वो ग्रोस रिसीट्स का 50% से ज्यादा होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट ना कराने पड़े। लेकिन अगर प्रॉफिट 50% ऑफ द ग्रोस रिसीट से कम है तो ऐसे में आपको ऑडिट करानी होगी अंडर सेक्शन 44 AB।
तो ये बेसिकली प्रोविजन दिए गए हैं इन केस ऑफ ए बिजनेस, इन केस ऑफ ए प्रोफेशन, रिगार्डिंग व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स ऑडिट, की टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट कब है। हालांकि ये दोनों ही बातें जब हमने सेक्शन 44 ए बी को डिस्कस किया था, सेक्शन 44 एडी को डिस्कस किया था, सेक्शन 44 एडी ए को डिस्कस किया था, तब हमने ये सभी बातें डिटेल में डिस्कस की थी। लेकिन फिर भी जनरली लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कब टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, कब ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सभी आप अगर इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे, तो आपको सही सही पता चलेगा कि ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। तो अब जब हमें एक बार यह पता चल जाता है कि हमें टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है या नहीं, उसके बाद बात आती है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर की जाएगी, कैसे फर्निश की जाएगी। तो यह जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी, जो फर्निश की, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा यह जो बेसिकली रिपोर्ट फर्निश की जाएगी, मैंने आपको बताया था 3 फॉर्म्स बेसिकली आपको यहाँ पर 3CA, फॉर्म 3CB एंड फॉर्म 3CD, ये 3 फॉर्म्स बेसिकली जो है एक टैक्स ऑडिट के अंडर प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो अब बात आई कि ये 3 अलग अलग तरह के फॉर्म्स हैं, तो किस केस में कौन सा जो ऑडिट फॉर्म है वो एप्लीकेबल होगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं फॉर्म 3CD की, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म 3CD की। तो फॉर्म 3CD इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑल द एसएससीज हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। तो जिस भी व्यक्ति को सेक्शन 44 AB के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, उसको फॉर्म 3CD तो फाइल करना ही होगा। यह जो फॉर्म 3CD है, यह बेसिकली टैक्स पेयर या फिर हम जिसे एसएससी कहते हैं या फिर मैनेजमेंट, तो बेसिकली फॉर्म 3CD की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाय द टैक्स पेयर, बाय द एसएससी, बाय द मैनेजमेंट। और इस फॉर्म 3CD को चेक किया जाता है बाय द ऑडिटर, बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो दैट मींस फॉर्म 3CD जो है टैक्स पेयर के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा और इस फॉर्म 3CD को चेक किया जाएगा बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। और फॉर्म 3CD सभी केसेस में जहां पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है वहां पर फाइल होगा ही। अब बात आई फॉर्म 3CA की और फॉर्म 3CB की। तो जैसा कि हमने बेसिकली जब हमने ऑडिट जो वीडियो जो स्टार्ट किया था, तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि अंडर वेरियस लॉज, अलग अलग कानूनों में ऑडिट्स की बात की गई है। तो मान लीजिए जो टैक्स पेयर है, अगर उसे ऑडिट कराने की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स लॉ के तहत है, तो ऐसे में उसे फॉर्म 3CB फाइल करना होगा। तो दैट मीन्स वो व्यक्ति जिनके केस में जो ऑडिट की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स लॉ की वजह से की जा रही है, कौन से सेक्शन, सेक्शन 44 AB की वजह से, तो वहां पर 2 फॉर्म फाइल किए जाएंगे, फॉर्म 3CB प्लस फॉर्म 3CD। यह जो फॉर्म 3CD होगा, यह फॉर्म 3CD प्रिपेयर किया जाएगा बाय द टैक्स पेयर और इसे चेक किया जाएगा बाय द ऑडिटर। और फॉर्म 3CB बेसिकली प्रिपेयर किया जाएगा बाय द ऑडिटर और फर्निश भी किया जाएगा बाय द ऑडिटर, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अलावा बात आती है फॉर्म 3CA की। तो जब टैक्स पेयर को किसी और कानून के तहत भी ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होती है, उस केस में फॉर्म 3CB फाइल नहीं किया जाएगा। उस केस में फॉर्म 3CA
प्लस फॉर्म 3CD, ये 2 फॉर्म जो है बेसिकली फाइल किए जाएंगे। तो दैट मीन्स जहां पर किसी और कानून के तहत, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इन केस ऑफ कंपनीज लॉ कंपनी ऑडिट इज रिक्वायर्ड। तो मान लीजिए कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में अगर आप टैक्स ऑडिट कराने के लिए रिक्वायर्ड है, तो ऐसे में आपको फॉर्म 3CA प्लस फॉर्म 3CD जो है वो फाइल करना होगा। और अगर मैं बात करूं एक इंडिविजुअल की, अगर एक इंडिविजुअल को टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है और किसी और कानून के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे में फॉर्म 3CB प्लस फॉर्म 3CD जो है वो फाइल किया जाएगा। जब एक बार आपको पता चल जाता है कि आपको टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप क्या चेक करेंगे? आप चेक करेंगे कि क्या किसी और कानून के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर किसी और कानून के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो आप ऐसे में सेक्शन 44AB के तहत जो ऑडिट करेंगे उसके लिए आप फॉर्म 3CA प्लस फॉर्म 3CD जो है वो फाइल करेंगे। अगर आपको किसी और कानून के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? फॉर्म 3CB प्लस फॉर्म 3CD जो है वो फाइल करेंगे। कौन फाइल करेगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक प्रोफेशनल जो है वो फाइल करेगा। ये ध्यान रखना है, फॉर्म 3CD जो है वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसको टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, वो फॉर्म 3CD तो फाइल करेगा ही करेगा। जो फॉर्म 3CA है वो जाएगा अगर किसी और कानून के तहत भी ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, और फॉर्म 3CB जाएगा अगर किसी और कानून के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्म 3CA, फॉर्म 3CB, फॉर्म 3CD कैसे प्रिपेयर होगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है इन सभी फॉर्म्स के अंदर, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम प्रैक्टिकल सेशन को जो है आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद बात आती है कि ये जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है जो फर्निश की जाती है बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये कब तक फर्निश करनी होती है, इसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्या है। तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, उसका जो नेक्स्ट ईयर होता है उसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर अंडर इनकम टैक्स लॉ। तो ऐसे में वो जो असेसमेंट ईयर है, उस असेसमेंट ईयर के 30 सितंबर तक आपको यह टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी होती है। तो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए हमारा जो असेसमेंट ईयर होगा वो होगा असेसमेंट ईयर 21-22, और इस असेसमेंट ईयर का जो 30 सितंबर 2021 जो डेट होगी वो हमारी ड्यू डेट होगी फॉर फर्निशिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन कोविड पेंडेमिक की वजह से या फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज जो इनकम टैक्स पोर्टल के साथ रहे, उसकी वजह से यह जो डेट है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए वह डेट एक्सटेंड कर दी गई, और अब आप जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश कर सकते हैं अप टू 15 फरवरी 2022। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो ड्यू डेट है वो है 15 फरवरी 2022। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की, तो ऐसे में इसके लिए जो ड्यू डेट रहेगी वो ड्यू डेट होगी 30 सितंबर 2022। उसी तरह बात आती है कि जिस भी व्यक्ति को बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है। इन केस ऑफ ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू टैक्स ऑडिट, उनके लिए जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट होती है वो होती है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने के 1 महीने बाद तक। दैट मींस 30 सितंबर 2021 तक अगर आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी थी,
तो 31 अक्टूबर 2021 क्या होगी आपके लिए आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट होगी इन केस ऑफ ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू टैक्स ऑडिट। सिमिलरली कोविड पेंडेमिक की वजह से, टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो आईटीआर फाइलिंग की डेट है वो भी एक्सटेंड कर दी गई 15 मार्च 2022। तो 15 मार्च 2022 तक वो व्यक्ति अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं जिनके केस में टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिगार्डिंग, यह जो आईटीआर फाइलिंग की डेट होगी ये डेट होगी 31 अक्टूबर 2022। तो ये आपको ध्यान रखना है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए जो टैक्स ऑडिट की डेट होगी वो होगी 30 सितंबर 2022 और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट होगी 31 अक्टूबर 2022। तो ड्यू डेट के बाद बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है, सॉरी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश नहीं कर पाता है, तो ऐसे में क्या होगा? तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। किसके ऊपर? टैक्स पेयर के ऊपर, एसएससी के ऊपर। और वह पेनल्टी कितनी होगी? वह पेनल्टी बताई गई लोअर ऑफ दी 0.5% ऑफ द टोटल सेल, टर्नओवर और ग्रोस रिसीट्स और 1,50,000, इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगी वो आपकी क्या होगी? पेनल्टी अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी टर्नओवर थी 1,20,00,000 रुपए और आपको टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आपने टैक्स ऑडिट नहीं कराई। तो ऐसे में इसका 0.5% आप जो है कैलकुलेट करेंगे, जो आपका आ जाता है 60,000 रुपीज और 1,50,000 विच एवरेज लोअर, तो दैट मीन्स 60,000 रुपीज की पेनल्टी आप पर लगाई जा सकती है बाय द एसेसिंग ऑफिस। अगर मान लीजिए आपकी टर्नओवर थी 6 करोड़ रुपीज, तो ऐसे में पेनल्टी अमाउंट होगी 6 करोड़ रुपीज का 0.5%, दैट इज 3 लाख रुपीज और 1,50,000, इन दोनों में से जो भी कम होगा दैट इज 1,50,000 रुपए जो है आपकी क्या होगी? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश ना करने की पेनल्टी होगी। तो दैट मीन्स जो मैक्सिमम पेनल्टी है फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वो 1,50,000 रुपए होगी। तो काफी सारे लीगल प्रोविजंस हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, फर्निश करेंगे।